हेलो स्टूडेंट, आई एम विजेंद्र और हम कर रहे हैं एडवांस इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन कैपेसिटर। कल के लेक्चर में, ये अपना सेकंड लेक्चर है, कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी कि किस तरह कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करने पर डिफरेंट सिचुएशंस में कितनी हीट वो डिसिपेट यानी पैदा करता है। आज उसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे कि अगर डिफरेंट फॉर्मेट में अगर हम मल्टीपल कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए तो उनका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उनकी प्लेट्स पे अगर चार्ज टोटल पूछा हो तो वो कैसे निकालेंगे। इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो कल वाले प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए दो कैपेसिटर हैं। ये मैं आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है कि एक कैपेसिटर है, मान लीजिए ये वाला, इसका कैपेसिटेंस अभी मान लेते हैं 8 माइक्रोफैरड है। अब इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है। एक दूसरा कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है, इसका मान लेते हैं जो ये प्लस है प्लेट, इसका ये इसका माइनस प्लेट है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करते हैं। यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, और इसका अभी मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड है। यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर इसका पोटेंशियल है दैट इज 5 वोल्ट है। इस तरह कुछ सिचुएशंस है। इनिशियली ये डिस्कनेक्टेड है, अलग अलग है, आपस में कोई कनेक्शन इनका नहीं है। मान लेते हैं कि अगर इनको हम ऐसे कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसका माइनस वाला ही मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, ये प्लस था इसका, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। ठीक है, अभी भी इसका कैपेसिटेंस तो वही रहेगा 8 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। अब जैसे इनको हम कनेक्ट करेंगे, कुछ चार्ज मूव करेगा, आपस में चार्ज प्लेट्स पे एडजस्ट हो सकता है। फाइनली जो अभी इसका देखिए 10 वोल्ट पोटेंशियल था, इसका 5 वोल्ट था, तो दोनों प्लेट में चार्ज फ्लो होगा कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लेते हैं दोनों का फाइनल पोटेंशियल हो गया V। हमें कैलकुलेट करना है कि ये V कितना है, क्योंकि V कैलकुलेट होने के बाद तो फिर चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। चार्ज कैलकुलेट हो गया तो फिर हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें हीट कितना निकला। सब चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। चलिए, इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि दो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हैं, इनको अगर आपस में कनेक्ट किया गया, तो अगर इसको मैंने कनेक्ट किया है तो क्या चीज़ है जो नहीं बदली? तो आंसर है दोनों का कैपेसिटेंस नहीं बदला, एक। दूसरा, इस प्लेट और इस प्लेट, देखिए ये आपस में बीच में से तो कहीं जुड़ी हुई है ही नहीं। अगर इसको थोड़ा सा आप इतने हिस्से को अलग देखें, ये वाले हिस्से को, तो इस प्लेट का और इस प्लेट का चार्ज इधर तो नहीं गया ना, अभी भी उधर ही है। मतलब अगर इस प्लेट पे चार्ज था, अभी कैलकुलेट ही कर लेते हैं, इस प्लेट का चार्ज कितना था। इनिशियली इस प्लेट का चार्ज था, द Q1 ऑफ दिस प्लेट वाज 80 माइक्रोकूलम। देखिए चार्ज का फार्मूला क्या होता है, चार्ज होता है बेटा CV। तो देखिए C 8 है और V इसका 10 है, तो 80 हो गया। इसका कितना था, इसका Q2 इस तरफ का माइनस था, कितना, 5 2 10 माइक्रोकूलम। अरे बस, तो इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज कितना था, Q टोटल, और कौन सा भैया, इनिशियली। तो इनिशियली था 80 माइनस 10 यानी 70 माइक्रोकूलम इनिशियली इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज था। अब इन दोनों को प्लेट को इकट्ठा कर दिया, तो अभी भी चार्ज इस प्लेट का चल के ना तो उधर गया है ना इस प्लेट का इधर गया है, अभी भी ये दोनों प्लेट तो आपस में जुड़ी है, तो अभी भी इनका टोटल चार्ज तो अभी भी कितना होना चाहिए, 70 माइक्रोकूलम ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इन दोनों प्लेट्स का। और अगर अब की सिनेरियो में देखा जाए तो अब ये प्लस था, यहां पर चार्ज, यहां पर इस प्लेट पे, अब अगर पोटेंशियल V है, देखिए ना, दोनों का पोटेंशियल जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हमने कहा कि स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद की सिचुएशन देखनी है अपने को, इसका मतलब चार्ज फ्लो होना था उतना हो चुका। अब हमारे पास इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है। अगर इसका पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, तो आंसर है चार्ज का फार्मूला वही CV। तो C रहा 8 और ये रहा V, तो हमारे पास
8V माइक्रो कूलम चार्ज हो गया। ठीक है, इसका कितना हुआ, इसका देखिए इसका हुआ 2 × V, तो ये 2V माइक्रो कूलम चार्ज हो गया। आप यूनिट को एक बार चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनिट का इम्पैक्ट आ नहीं रहा, सभी एक ही है। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हुआ इस प्लेट और इस प्लेट का, तो आंसर है 8V + 2V यानी 10V हुआ, और ये माइक्रो। ठीक है ना। चलो, ये जो चार्ज है अभी के हिसाब से इसका, अगर ये वाला फार्मूला लगाए C × V, तो C पहले वाला ही पड़ा है, V बदल के हो गया V, इसका भी बदल के V हो गया, तो इसका 8V, इसका 2V, टोटल कितना हुआ 10V। अभी भी चार्ज कितना होना चाहिए, 10V किसके बराबर होना चाहिए, तो चार्ज तो कहीं तो गया नहीं, चार्ज तो क्वांटाइज रहता है, चार्ज ना तो खत्म होता है ना पैदा होता है। ठीक है ना, कंजर्वेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले 10 था, 70 था, अब भी 70 होगा, यानी 70 किसके बराबर होगा, 10V माइक्रो कूलम के बराबर होगा। ठीक है, तो V किसके बराबर हो गया, 70 / 10 यानी 7 के बराबर आ गया। लो जी, 7 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी फाइनल पोटेंशियल इसका क्या होने वाला है 7, तो इसका भी क्या होने वाला है 7। तो इस पे चार्ज कितना चला जाएगा, तो देखिए 8 7 56 इस पे चला जाएगा, और 40 इस पे चला जाएगा। लोग 56 और +40 कितना होता है 70, इतना ही है। इनिशियली इसकी एनर्जी कितनी थी, अगर हीट का फार्मूला आप देखना चाहो, हीट कितनी निकली थी, हीट का सीधा सा फार्मूला है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इन दोनों, क्योंकि बैटरी वगैरह तो यहाँ है ही नहीं, बैटरी से कुछ वर्क करना नहीं है, बैटरी है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी देखो और इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी देखो। अगर एनर्जी में चेंज आया है, अगर एनर्जी घटी है, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम है, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ इस सिस्टम का निकाल लेना आप। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए देखिए फाइनल का 13, तो 1/2 इसका C दैट इज 8। ठीक है ना, और V स्क्वायर, तो V इसका 7 अभी भी निकाला है, 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 इसका C दैट इज 2 × V 7 का स्क्वायर, ये तो होगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल कितनी थी दैट इज 1/2, इसका C कितना था 8 और V कितना था 10 का स्क्वायर प्लस 1/2 इसका C कितना था दैट इज 2 × V कितना था इसका 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप देखिए इसका टोटल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेना, वो आपकी क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स थी, हमने कल किया था, उसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा रिपीट किया है। जस्ट एक फर्क डाला मैंने, कल यहाँ पर प्लस प्लेट और यहाँ भी प्लस प्लेट ली थी, या जानबूझकर मैंने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक एस्पेक्ट से, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो चार्ज को टोटल इकट्ठा कर लो, जितना बनना है वो बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी कि किस तरह अगर दो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को आपस में कंबाइन किया जाए तो किस तरह चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फाइनली क्या होता है, एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये एक चीज है, याद रखिए एक कॉमन चीज, कैपेसिटर हो या कोई भी बॉडी को जब आपस में आप कनेक्ट करेंगे तो चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम और मैं सोल्व करने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम है, 3 कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे। एक कैपेसिटर ये हमने लिया, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर। ठीक है, लेट्स से इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड। मान लेते हैं इसका भी वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड है भैया। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट। मैं प्लस माइनस भी इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ओके, ठीक है, अभी इस प्लेट पर अभी कनेक्ट नहीं है आपस में ये। ठीक है, इनिशियली इसका Q इनिशियल इसका क्या था 0 था। ठीक है, ये इसको कनेक्शन नहीं शो कर रहा है, कनेक्शन नहीं है। ठीक है, 3 कैपेसिटर अलग अलग है, इनको भी हम जोड़ने वाले हैं।
इनिशियल चार्ज नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, सीधी सी बात है, इन दो में पोटेंशियल है। अब इन तीनों को आपने करना है कनेक्ट। लो जी मैं अलग बना के दिखा देता हूँ आपको। इनिशियल सिचुएशन ये थी, अब सिचुएशन ये होने वाली है। अब ये कैपेसिटर हो गए, तीनों आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पर अभी भी प्लस कुछ होगा, ठीक है, इसका कुछ पल्स यहाँ चला जाएगा, यहाँ कुछ माइनस पैदा हो जाएगा, यहाँ माइनस कुछ, तो यहाँ से कुछ, यहाँ से माइनस पैदा होती है, यहाँ प्लस कुछ चला गया होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है, ठीक है। इस तरह कुछ ये बने। इसका कैपेसिटी क्या चीज़ नहीं बदल रही है, वो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये तो इसका सी तो वही रहेगा, इसका 1 माइक्रोफैरड और इसका 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये पहले 10 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट था, इसका कोई पोटेंशियल था ही नहीं, चार्ज इस पे 0 था, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हर एक प्लेट पे अब चार्ज कितना है, हर एक कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या फिर लास्ट में जाके ये पूछा जा सकता है कि इस सिस्टम में ऐसा करने पर अगर इनको आपस में कनेक्ट किया जाए कि यहाँ पर एक की दे दी जाएगी, जैसे कि ये सिचुएशन ऐसा होता, ठीक है, यहाँ बना देते हैं कोई, ठीक है, कि यहाँ अगर की दे दी जाए तो क्या होगा, ठीक है, 2 की बना देते हैं कि यहाँ एक यहाँ, ठीक है, चलो उस पर कोई इम्पैक्ट आने वाला है। तो क्या होने वाला है, अब देखिए जब 2 कैपेसिटर थे तो मैंने आपको कहा कि दोनों कैपेसिटर में चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो। ये 2 की कहानी थी, मान लेते इनिशियली ये अलग अलग थे, इस पे चार्ज था प्लेट पे Q1, इस पे चार्ज था Q2, इसका पोटेंशियल था मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल था V2, मान लेते इसका कैपेसिटेंस था C1, इसका कैपेसिटेंस था C2। तो इस केस में हमने कहा था कि जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे कैपेसिटेंस बदलेंगे नहीं, चार्ज आपस में रीअरेंज होंगे, पोटेंशियल दोनों के बदल जाएंगे और फाइनली इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा। ये था जब 2 थे, लेकिन यहाँ पर हमने लिए हैं 3। अब क्या इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो आंसर है नो, जरूरी नहीं है। तो क्या होगा, तो क्या ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन 3 में सेम पोटेंशियल होना जरूरी नहीं होता। एक्चुअल में उसमें भी वही था, एक्चुअल लॉ जो होता है किसी भी सर्किट का चार्ज फ्लो करने का, तो वो होता है बेटा लूप लॉ। हर एक सर्किट चार्ज फ्लो करता है, यानी चार्ज फ्लो का करंट फ्लो कहते हैं, 10th में आप पढ़ के आए हो, +2 में नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है, उसमें ये आएगा किरचॉफ्स लूप लॉ। ये लूप लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक क्लोज सर्किट में, देखिए ये देखिए ये क्लोज सर्किट हुआ ना, इसमें एक घेरा बन रहा है। अगर कोई चीज़ यहाँ से चले, यूँ मान लेते हैं कि यहाँ से चार्ज चला, यूँ ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये लूप बना ना। ये लूप का मतलब होता है कि कोई चीज़ जहाँ से चले वहीं आके वापस खत्म हो जाए। तो यहाँ देखिए ना, ये यहाँ से चला और यही वापस आ रहा है, ये लूप हो गया। तो लूप लॉ क्या कहता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लूप लॉ कहता है कि लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनको ऐड कीजिए। मान लेते हैं कनेक्ट करने पर इसका पोटेंशियल हो गया V1, ठीक है, इसका हो गया V2, इसका हो गया मान लेते V3, ठीक है। तो लूप लॉ क्या कहता है, लूप लॉ कहता है कि देखिए अब यहाँ से यहाँ गए, ध्यान से देखिए, अगर हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया आपने ए से चल के आप इस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं बी के बाद आप पहुंचने वाले हैं सी, और सी के बाद पहुंचने वाले हैं डी, और डी से वापस ए आ गए। तो हम ए बी सी डी ये एक लूप का पूरा चक्कर लगाएंगे और हम इसमें आने वाले सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम करेंगे। वो जो सम होगा वो इक्वल टू 0 आएगा, ये लूप कहता है, लूप लॉ कहता है। देखिए कैसे, समझिए एक बात को, ए से हम बी जाएंगे तो रास्ते में क्या है, कैपेसिटर है, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाएंगे, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ गए तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, तो जितना यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब यही होता है ना, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट, लेट से यहाँ तो V3 नाम रखा हुआ मैंने, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं,
तो इसका अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा 10, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 बनेगा। तो देखिए यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल यहां 0 था, मान लीजिए यहां पर 5 था और इनका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो यहां से यहां पर जाने पर कितना हो जाएगा, तो आंसर 15 हो जाएगा, तभी तो अंतर 10 बनेगा। समझ रहे ना। इसी तरह यहां से यहां पर जाने पर, माइनस से प्लस जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया यहां से यहां, तो हमने लिख रखा है ये V3। ठीक है, यानी पोटेंशियल बढ़ गया, यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल V3 बढ़ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाएंगे तो प्लस से माइनस जाने पर पोटेंशियल घटता है। अरे हाई एंड से लो एंड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा ना। प्लस का मतलब क्या है, ज्यादा, और माइनस का मतलब कम है। मान लीजिए यहां पर 10 था और यहां पर अगर 5 है, तो 10 से 5 जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अंतर कितना आया 5 का, 5 बढ़ा के घटा, तो आंसर है घटा, तो घटा तो मतलब माइनस। तो यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल बदला, कितना बदला V1 बढ़ा है कि घटा है, तो प्लस से माइनस गया तो पोटेंशियल घटा है, तो V3 माइनस V1। आ रही बात समझ में। आगे चलते हैं, फिर देखिए यहां से यहां जाएंगे तो फिर देखिए माइनस V2, यहां से इस प्लेट से इस प्लेट पे आने पे पोटेंशियल कितना बदला, तो हमने कहा कि तीसरे कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2 है, कनेक्शन करने के बाद की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया V2, अगर ये V2 है तो ये प्लस से माइनस जाने पे माइनस आएगा, और तीनों का सम क्या रहेगा 0। ये रूल है, दिस इज लूप लॉ विच हैव टू फॉलो बाय एवरी सर्किट। पिछले वाले में भी ये, दो वाले में भी ये रूल फॉलो होता है। देखिए आप कहोगे सर उसमें कैसे होता है, ये देखिए अगर इसका मैं V1 मान लेता, इसका V2 मान लेता, तो यहां से यहां जाता, ये मान लेते V1 प्लस है, ये दूसरा माइनस V2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, V1 इक्वल टू V2। इसीलिए हमने कहा था कि 2 में ये दोनों बराबर आएंगे, इसीलिए 2 में ये बराबर आ गया था। अब 3 है तो 3 में ये तीनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, ये इन तीनों का सम 0 आएगा, ऐसा कुछ रूल है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आए, तब तक इस बात को याद रख लीजिए, इसको प्रूव हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम इस बात को प्रूव करेंगे, यानी V3 V2 और V1 ये बराबर। चलिए, जब पहले इसमें 10 वोल्ट था, कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड था, तो यहाँ पे चार्ज कितना था, आंसर है यहाँ पे चार्ज 50 था, यहाँ पे प्लस 50 था कि नहीं था। अरे भैया चार्ज क्या होता है, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे यार, CV होता है, तो C इसका 5 है, 10 वोल्ट था, तो यहाँ पे 50 था। यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज कितना था 25 था, और यहाँ पे चार्ज ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं जब इनको हमने इधर से इधर किया तो कनेक्ट चार्ज यहां से फ्लो करके गया Q, इधर से कितना गया Q, तो यहां पर कितना आ गया Q प्लस आ गया, यहां पे कितना आ गया माइनस Q आ गया। ठीक है, यहां पर माइनस Q आया तो यहां पे ऐड हो गया, कितना हो गया 50 प्लस Q, समझ रहे ना। यहां पर क्या रहेगा 25 माइनस Q। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या हो गया 50 माइनस Q। ठीक है, यहां से 50 25, चलो ठीक है, ये इस तरह ये बनते गए। चलो इसको हम कलेक्ट करने के लिए माइनस वाला कॉन्सेप्ट मत लिखिए, माइनस से आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ से ये चार्ज फ्लो करके गया, माइनस लिखना है तो भैया ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए दैट वाज -25 और यहाँ से प्लस निकल के गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा दैट इज Q -25, वो फैक्टर बनेगा। तो मैं नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेट का जब ये फार्मूला लगाते हैं ना अपन, किसी का V निकालना है तो V निकालना है Q डिवाइडेड बाई C करना है, तो यहाँ पर Q कौन सा लेना चाहिए आपको, प्लेट का प्लस चार्ज लेना चाहिए, माइनस कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसी एक प्रॉब्लम डालूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने से दिक्कत आ जाती है कई बार। चलो ऐसा हुआ, अब देखिए फाइनली इस प्लेट पे चार्ज कितना है, पहले था इस पे 50, अब इस प्लेट का कुछ चार्ज रीअरेंज होकर इस प्लेट पे चला गया, तो अब इस पे कितना है भैया, अब इस पे है 50 माइनस Q है, ये है चार्ज, और अब इसका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस तो बदला ही नहीं भाई 5, तो 50 माइनस Q डिवाइडेड बाई 5, दिस बिकम्स, ये क्या किया अपन ने Q को C से डिवाइड किया तो क्या आ गया इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल था किसके बराबर, इस वाले का पोटेंशियल अपन ने माना V3, ये V3 बन गया, V3 की वैल्यू बना ली भैया मैंने। V क्या होता है, V होता है उस प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाय उस प्लेट का कैपेसिटेंस। तो मैंने इस प्लेट का कैपेसिटेंस जो अभी अभी मैंने V3 मांगा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी इस प्लेट पे कितना चार्ज है,
तो इस प्लेट पे चार्ज हमें एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन अपने को पता है यहाँ पर था 50, तो इसमें से कुछ चार्ज इस प्लेट पे चला गया होगा। आप कहोगे सर क्या पता ये इधर से जाने के बजाय क्या पता इधर आया हो, इसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। आप इसको भले ही 50 माइनस क्यू लिखा है मैंने, अगर आप 50 प्लस क्यू इधर से चार्ज इधर मूव करवा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये फिर ये वाला बदल जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, फिर ये 25 माइनस क्यू हो जाएगा, समझ? तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। आफ्टर ऑल आप करके देख लेना, भले ही मैं कर रहा हूँ जो उसका उल्टा साइन मान लेना क्यू का, और आप देखेंगे आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इक्वल टू 0 होने वाला है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपस में रीअरेंज हो जाएंगे। चलिए, तो ये V3 बन गया। इसी तरह माइनस V1 की वैल्यू क्या होगी, इस V1 की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है इस प्लेट का चार्ज क्या है, इधर से आया था वही है, क्योंकि पहले तो इसमें था ही नहीं, अब इस पे कितना आया Q, तो दैट इज Q डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 डिवाइडेड बाय माइनस V2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 25 प्लस Q डिवाइडेड बाय, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस क्या है, दैट इज 5 इक्वल टू 0। लो जी, अब इसमें नॉन क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ एक नॉन क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, ट्राई करके देखिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सोल्व करें। चलिए देखिए, एलसीएम लिया बेटा 5 आया, 5 उधर जाके 0 हो जाने वाला है। चलो एक बार लिख देता हूँ, 5 एलसीएम थी, क्या आ गया 50 माइनस क्यू माइनस 1 है तो 5 हो जाएगा, 5Q माइनस 25 माइनस Q, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये 5 इधर जाके 0 हो जाने वाला है, इधर रह गया माइनस 5Q माइनस Q माइनस Q, तो 7Q हो गया। 7Q इक्वल टू, ये देखिए इधर ये था 25, तो ये इधर जाके 25, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/7। प्लस माइनस का कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है, हमें पहले से पता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज 25/Q। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, तो इस प्लेट का कितना रह जाएगा आपको पता है, तो 50 था, अब इसमें से कितना चला गया वो रहे, बाकी अब अपने हिसाब से इसका चार्ज देखिए, इसका V निकाल लेते हैं, इसका V क्या हो जाएगा इस वाले का, अभी इसमें चार्ज कितना है, दैट इज 25/7, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका V कितना है, दैट इज 1, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 25/7, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 की वैल्यू अपने पास आ गई, ये आ गई V1 की वैल्यू। इसी तरह V2 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसी तरह V3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी मैं आपको कह रहा था ना कि प्लस प्लेट का लेना चाहिए, वो अभी एक क्वेश्चन देता हूं आपको। देखिए, अगर ये एक प्लेट है, एक ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर मैंने मान लिया कि चार्ज दे देते हैं, इस पे मान लेते हैं 4 कूलम चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं इस पे 1 कूलम चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों प्लेट को आमने सामने रख दिया, तो बताओ इस प्लेट में दोनों पे चार्ज है ना, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस इसका मान लेते हैं C भी है, ठीक है, इसका 4 C से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये मान लेते हैं 4Q कह लो यार, इसका 1Q चार्ज कह लो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, मेरे कहने का मतलब इसका कैपेसिटेंस अगर C हो तो आप V बताओ, इसकी एनर्जी बताओ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि सर ये यहाँ तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये कैपेसिटर कैसे बना? क्यों नहीं बना भैया, 2 प्लेट दोनों पे चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी के हिसाब से अपने आप ये पोलराइज नहीं हो जाएगी। तो अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर इधर कुछ अलग चार्ज हो, इधर कुछ अलग चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव भी हो सकते थे, कोई जरूरी नहीं दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ भी आप एक प्रॉब्लम करके दिखा सकता हूँ। तो अब इस केस में पहली बात तो ये देखिए कि हम पोलराइज कैसे होगा चार्ज, ये कहीं से कनेक्ट नहीं है, दोनों आइसोलेटेड प्लेट है दोनों। तो देखिए एक चीज याद रखिए, आपको क्या करना है कि दोनों प्लेट्स पे बाहर की तरफ कितना चार्ज आएगा ये मैं आपको पहले से ही फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ पर चार्ज मान लेते Q1 आएगा, यहाँ पे Q2 आएगा, ये चार्ज कितना आएगा दोनों प्लेट पे, इसका नियम है। क्या नियम है? यहाँ पर Q जो होगा वो इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज करो, Q टोटल करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो बेटा, ये वैल्यू आएगी दोनों तरफ बाहर। तो देखिए दोनों का कितना चार्ज है, जैसे कि इस केस में यहाँ आया आपका 4, यहाँ पर है 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5,
तो ये देखिए 5q डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या होगा 2.5। तो अगर इस पे 4 कूलम चार्ज था तो यहां पर बाहर रहेगा 2.5, तो अंदर वाली प्लेट अंदर यहां कितना आ जाएगा सोचो, यहां अंदर आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब यहां पर 1.5 है और यहां पर इस प्लेट में बाहर की तरफ प्लस 2.5 है, टोटल कितना था 1 कूलम था। अगर इस प्लेट से ना तो किसी ने चार्ज लिया ना दिया, इस पे टोटल कितना रहना चाहिए 1 कूलम। हम कह रहे हैं बाहर इस पे कितना आ जाएगा 2.5, तो अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा माइनस 1.5। अब देखो दोनों अंदर की प्लेट में बराबर है कि नहीं है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस, कोई इंपैक्ट ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसको भी मैं प्रूव कर देता हूं। दोबारा से हमने कहा कि अगर दो प्लेट है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, दोनों का बाहर की प्लेट पर कितना चार्ज आएगा यहां पर, तो आंसर है यहां पर आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। यहां भी कितना आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। अंदर कितना आएगा, तो इसके अंदर जो रह जाएगा यहां पर जो चार्ज होगा दैट इज Q1 माइनस ये जो था दैट इज Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला जो फार्मूला होगा। ठीक है, उसके हिसाब से जैसे मैंने इस केस में लिया कि ये 4 कूलम था, ये 1 कूलम की प्लेट थी, तो ये प्लेट रीअरेंज होके आपको ऐसा दिखेगी कि यहां पर आपकी 2.5 कूलम दिखेगा, प्लस यहां पर प्लस 1.5 दिखेगा, यहां पर माइनस 1.5 आ जाएगा और यहां पर प्लस 2.5 हो जाएगा। देख लो अभी भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब इस केस में आपका एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी में आपका फार्मूला लगाते हैं दैट इज 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब आप इसमें परेशानी होगी आपको, पहले अभी तक क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि आपको चार्ज लेना है प्लस प्लेट का, तो अब प्लस प्लेट तो ये रही प्लस प्लेट, अब प्लस प्लेट का टोटल 4 है, बाहर की तरफ 2.5 है, अंदर की तरफ 1.5 है। क्या लें, 4 लें, 2.5 लें या 1.5 लें, ये Q की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर जब एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाय C। तो मैं क्या Q लूं, मान लो इसका कैपेसिटेंस तो C है, तो क्या Q की वैल्यू क्या लें, ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इस केस में देखिए डिसाइड क्या करना है आपको चार्ज लेना होता है बेटा प्लस प्लेट का, और प्लस प्लेट का भी अंदर की तरफ जो है ये वाला। अब आप कहोगे सर क्यों, इसका कारण देखिए, यहां पर जो इस प्लेट की जो एनर्जी होगी बेटा, एनर्जी का फार्मूला आपने लगाया 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये वाला फार्मूला लगाया। अब ये एनर्जी किसकी वजह से है, तो आंसर है, मैंने कल के लेक्चर में कहा था कैपेसिटर में एनर्जी जो होती है वो होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड एनर्जी, होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कौन कौन दे रहा है, कितने दे रहा है। तो आप देखिए यहां पर 3 चार्ज है, मान लेते इस चार्ज को मैंने कहा, इस चार्ज को मैंने नाम दिया Q1, बार चलो आप नाम ना दो, ये वैसे रख लेते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर की तरफ जो प्लेट है इस पे चार्ज कितना है 2.5, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, इधर देगा, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और ये 2.5 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ में आया मेरी बात, ये 2.5 का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये 2.5 का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हमारे काम ही नहीं आ रही है। आ रही बात समझ में, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका मिलेगा, इस प्लेट के अंदर वाले चार्ज का, तो उसका होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इस माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल क्या हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 1.5 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस 1.5, इस प्लेट का अंदर वाला और इस प्लेट का अंदर वाला, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमें E नेट दिया है जो हमारे कैपेसिटर में इफेक्टिव है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो याद रखिए कैपेसिटर में एनर्जी का फार्मूला आपको लगाना है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। उस वक्त ये बात याद रखेंगे, ये Q कौन सा लेना है,
ये लेना है प्लस प्लेट का, प्लेट के अंदर की तरफ कितना चार्ज है। ये सिचुएशन आपको परेशान कर सकती है। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसकी एनर्जी कितनी बनी, मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है ये वाला, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर है 7 कूलम चार्ज, यहां पर मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज है, यहां पर मेरे पास कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। आपको इसकी एनर्जी बतानी है कितनी है, ठीक है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। आप मेरे को ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, आई विल चेक आउट कि आपने सही किया कि समझ में आया कि नहीं आया। क्या करना है आपको, प्लेट का चार्ज पोलराइज करना है सबसे पहले। तो प्लेट की बाहर की तरफ कितना चार्ज आएगा, टोटल चार्ज का हाफ, दोनों प्लेट के बाहर की तरफ बराबर चार्ज आएगा, टोटल चार्ज का हाफ आता है, ठीक है। तो इस तरह ये आप प्रॉब्लम कर लेंगे। अगला प्रॉब्लम करते हैं भैया, चाहो तो हम एक दो प्रॉब्लम और कर सकते थे 3 कैपेसिटर का, लेकिन अभी मैं नहीं करने वाला। आप डाउट पूछ सकते हैं मुझे कोई और अगर आपको रहता है इस तरह का। तो अब मैं आपको सी इक्विवेलेंट निकालने की कुछ प्रॉब्लम्स है। अगला प्रॉब्लम है कि अगर हम इस तरह मल्टीपल प्लेट्स 1 2 3 4 इन प्लेट्स को आपस में किसी तरह से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मैं कहूं कि इस तरह इसको जोड़ दिया, ठीक है। मान लेते हैं हर एक प्लेट का एरिया हर एक प्लेट का ए है, इनके बीच की हर एक की डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम में किसके बीच में निकालना है। मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पर दे दिया कि ए और ये बी, तो अपने को निकालना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये अपना इंपॉर्टेंट होगा कि 2 पॉइंट कौन से जिनके बीच में निकालना है। तो अब देखिए सीधा से इसका करने का टेक्निक, ये कैसे बनेंगे, सीरीज पैरेलल का अपने को करना आता है। ये 3-4 है, पहले तो आपको देखना है कि कितने बनेंगे। तो प्लेट जितनी उससे एक कम बनेगा भैया। तो देखिए कितनी 1 2 3 4 प्लेट है, तो इसमें 3 कैपेसिटर बनेंगे। एक तो ये बन गया, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है ना। तो आपको इनको एक डायग्राम में कैसे फिल करना है इसकी टेक्निक बता देता हूं। 1 2 3 4, आपको इस तरह के डायग्राम जब भी आपके सामने आए, आप सीधा स्टेप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको जो कह रहा हूं उसी स्टेप में आप फॉलो करते रहेंगे। पहले आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, जितनी प्लेट्स है उतने नंबर डाल लीजिए। अब आप क्या करें, जिन प्लेट के बीच में पूछा है उनके नंबर देखिए, जैसे 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में पूछा था, तो ये 2 नंबर और ये 3 नंबर मैंने बाहर रख लिया, इनके बीच में पूछा है। चलो ठीक है, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, जिन प्लेट को आपस में जोड़ रखा है, आपस में जोड़ रखा है, जिन प्लेट को आपस में जोड़ दिया, इसका मतलब उनका तो क्या हो गया, पोटेंशियल से, ठीक है। तो इन जिनको प्लेट को आपस में जोड़ रखा है उनको आप इकट्ठा लिख सकते हो। तो देखिए यहां पर 1 नंबर और 4 नंबर इकट्ठा है, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे करना आपको। अब यहां पर कैपेसिटर बने 1 2 3। अब पहला कैपेसिटर बन रहा है 1 नंबर प्लेट और 2 नंबर प्लेट के बीच में, ये रही 2 नंबर और ये रही 1 नंबर, इनके बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, लो बना दिया। ये कैपेसिटर देखिए ना, 1 नंबर प्लेट और 2 नंबर प्लेट के बीच में है। दूसरा देखिए 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में लो ये जोड़ दिया। ये कैपेसिटर किसके बीच में, 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में है कि नहीं है। अब अगला क्या है, 3 नंबर और 4 नंबर, ये प्लेट और ये प्लेट आमने सामने है ना, तो इनका एक कैपेसिटर बनेगा। ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये 3 नंबर रहा, ये 4 नंबर रहा, इनके बीच का ये लो बन गया ना, 1 2 3। अब ये देखिए तीनों कैपेसिटर आपस में, सीरीज पैरेलल का सिंपल रूल है ना, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अगर इनका कैपेसिटेंस CC था, C की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ठीक है ना। सभी का यही कैपेसिटेंस होगा। तो ये दोनों सीरीज में है, तो आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला लगता है। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2, ठीक है। और ये C है तो दोनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज 3/2 C, ठीक है ना। ये इसका आ जाएगा। अरे सीरीज पैरेलल तो आपको करना आता है, वो मैं आपको डिटेल में दोबारा नहीं करवा रहा, कहानी समझ में आए कैसे करना है। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ फिर आपको समझ आता है। चलो एक और करते हैं जल्दी से। चलिए इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, 4 को 1 2 और 3 को कन्वर्ट कर देते हैं, 1 2 3 4, लो इनको जोड़ दिया आपस में, ठीक है। और कैपेसिटेंस अलग वे से पूछ ले, मान लेते हैं 1 और 4 की, ये जो है यहां पर पॉइंट A और यहां पर पॉइंट B, लो
इनके बीच का निकालना है। सभी का कैपेसिटेंस सी है मान लेते हैं, क्योंकि देखिए एरिया सभी का ए है, डिस्टेंस सभी की डी है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, चलिए अब आपको इनका सी इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए रीड्रा कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग डाल ले। अब जिनका बीच का निकालना है उनको बाहर रखो, ए और ये बाहर की साइड लेफ्ट राइट दोनों लिख लो। ये कितने नंबर है भैया, 2 नंबर, और ये क्या है 4 नंबर। अब जिनका आपस में कनेक्शन है, आप कहोगे कनेक्शन ना होता तो सर, ना होता तो अलग अलग लिखते अपन, ठीक है, लेकिन इसमें कनेक्शन मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी तो उसमें ज्यादातर ये कनेक्शन वाले प्रॉब्लम करते हैं ताकि इससे इंक्रीज होता है। चलिए 1 नंबर और 3 नंबर इकट्ठा है, तो जिनको इकट्ठा कर रखा उनको इकट्ठा लिख सकते हो आप। चलिए अब लिख लिया। अब लिखने के बाद अब कैपेसिटर देखना है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कैपेसिटर 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा, इनके बीच का कैपेसिटर ये रहा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर का, 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में भी कैपेसिटर है, लो 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में भी कैपेसिटर है, ये लो, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद 3 और 4 के बीच में ये लो 3 और 4 बना लोगे, इन दोनों का पैरेलल बना लो। सी का पैरेलल क्या हो जाएगा, पैरेलल में सीरीज वाला रूल होता है 2C और C आपस में क्या है सीरीज में, फिर इनकी सीरीज वाला फार्मूला लगा दो, कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह इनको क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। एक बार अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। चलिए इसमें थोड़ा सा और टफ करने की कोशिश करते हैं। 5 प्लेट डालते हैं, 1 2 3 4 5 प्लेट। अब 5 प्लेट है, कितने कैपेसिटर बनेंगे, 4 बनेंगे भैया। ठीक है, जोड़ देते हैं इनको। जोड़ा हुआ है 1 नंबर और 4 नंबर को, 1 नंबर और 4 नंबर को जोड़ दिया। ठीक है, और जोड़ा है 3 नंबर और 5 नंबर को, 3 नंबर और 5 नंबर को भी जोड़ दिया। चलो जोड़ देने दो। और ये पूछ रहा है कि अगर इस पॉइंट को मैं ए कहूँ, इस पॉइंट को अगर मैं बी कहूँ, तो बताओ इन दोनों के बीच का सी इक्विवेलेंट कितना है। दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने को ज्यादा इसको देख के टेंशन लेना ही नहीं है, आपने को बस स्टेप फॉलो करना है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, जितनी प्लेट है उतने नंबरिंग लगाओ। चलो अब देखना है कि जिसके बीच में निकालना वो बाहर। ए 2 नंबर है, ये 2 नंबर हो गया। बी ये रहा, बी कौन है, बी है 2 प्लेट, 3 और 5, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो 3 नंबर और 5 नंबर। ये पॉइंट दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ से दोनों की लाइन जा सकती है, 3 की जा सकती है, 5 की जा सकती है। चलो लिख लिए। अब इसके बाद 3 5 आ गया। अच्छा, अब रह गए 1 और 4। 1 और 4 को इकट्ठा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं भैया, 1 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं, इकट्ठा लिख लिए। अब हो गए सारे, 2 आ गया, 1 2 3 4 5, सारी प्लेट आ गई, यहाँ लिखी गई। बाहर किसको लिखा है, जिसके बीच में निकालना है, तो बाहर ये दोनों लिखे गए। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले कैपेसिटर देखना है 1 नंबर और 2 नंबर। ये रहा 1, ये रहा 2, इन दोनों के बीच में बना दो, बना दिया। अब उसके बाद कहता है 2 नंबर और 3 नंबर के बीच बनाओ। ये रहा 2 नंबर 3 नंबर, ये रहा, ये ले गए 2 से लाइन और ये ले गए 3 तक लाइन, हो गया। और बोलो 1 नंबर 2 नंबर के बीच, 2 नंबर 3 नंबर के बीच हो गया, 3 नंबर 4 नंबर के बीच, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये लो। अब ये कहता है 4 3 और 4 का हो गया, 3 और 4 का हो गया। अब ये कहता है 4 और 5 के बीच बनाओ। ये रहा 4, ये रहा 4 और ये रहा 5, ये लो। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करें, क्यों भैया, ये देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, इनको इकट्ठा कर सकता हूं। अगर ये C है, अगर ये C है, पैरेलल है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 2C। तो देखिए इसके बाद डायग्राम क्या बन जाएगा, ये 2 नंबर, ये और इन दोनों को इकट्ठा करके अब मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2C। ये क्या था C, और यहां से ये कैपेसिटर C, और ये देखो ये 3 नंबर 5 नंबर, ये 3 नंबर 5 नंबर, ये 2 नंबर, और यहाँ पे पॉइंट क्या बना 1 नंबर 4 नंबर। लो अब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। तो अब इन दोनों को इकट्ठा करके एक बना लो, फिर ये क्या रह जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा करके एक कर ही दिया, अब ये सिर्फ इतना रह जाएगा। फिर अब बताओ इनको कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये इससे अपने को ये डायग्राम मिला, इससे ये डायग्राम मिल जाएगा, इससे ये डायग्राम मिल जाएगा। इस तरह करते करते आप सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, आंसर आप मुझे मैसेज करेंगे क्या आया। ठीक है, लेट्स सी कितने बच्चे इसको कैलकुलेट कर पाते हैं।
प्रॉब्लम समझ में आई कैसे करना है? तो जितनी है नंबरिंग डालो, जिनके बीच का निकालना है बाहर लिखो, जिनको जोड़ दिया आपस में वो इकट्ठा लिखो, और फिर जिनके जिनके बीच में कैपेसिटर है वो कैपेसिटर बनाते चलो। आपको सिंपल सीरीज पैरेलल ही मिलेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका या तो सीरीज या पैरेलल से वो क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है, ऐसा ही क्वेश्चन वो डालेगा, इससे बाहर जाने की संभावना 0, ठीक है। चलिए अब हम इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करते हैं। क्या करते हैं? अब हम इन 4 को 1 2 3 4 प्लेट से इनको आपस में कनेक्ट भी करेंगे। अब इन प्लेट्स का, हर एक प्लेट का चार्ज कितना होगा वो भी अपने को कैलकुलेट करना है। लेकिन आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते। कल आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप सी इक्विवेलेंट निकालना आ जाएगा, तो अब आप फिर इसका चार्ज भी कैलकुलेट करना सीख जाओगे, ठीक है। तो आज इतना ही कर लीजिए, कल के लेक्चर में वो प्रॉब्लम्स करेंगे। हैव ए नाइस डे।